अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बवासीर क्या होती है और इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, ये बवासीर जिसको हम हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं, तो बेसिकली ये होती क्या है, ठीक है ना। तो बवासीर जो है ये आपके रेक्टम के अंदर या एनस के अंदर के जो वरीदें होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, वो बाज़-औक़ात अंदर से फूल जाती हैं और फूल के वो थोड़ा सा अंदर का जो मक्कत का डाया होता है, रेक्टम का डाया होता है, उसको कम कर देती हैं। आपने देखा होगा कि ये मोटरसाइकिल है या बाइक है, तो उसकी ट्यूब जब जहाँ से कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ से फूल जाती है, ठीक है ना। इसी तरह रेक्टम के अंदर जो वेन्स होती हैं वो बाज़-औक़ात फूल जाती हैं, वहाँ ब्लड कंजेशन होने की वजह से, वहाँ मुसलसल दबाव होने की वजह से वो फूल जाती हैं। और जब पहाना, सख्त पहाना वहाँ से गुज़रता है तो वो उन पे रगड़ पैदा करता है, और रगड़ पैदा होने की वजह से, उन पे दबाव बढ़ने की वजह से, तो बाज़-औक़ात वो वेन जो है वो पंक्चर हो जाती है और उसकी वजह से खून आना शुरू हो जाता है। आपने वेरिकोस वेन में भी देखा होगा कि उसके अंदर भी वेनें फूल जाती हैं और वो उनके गुच्छे से बन जाते हैं। तो नाज़रीन, आमतौर पे ये मर्ज़ उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादा बैठ के काम करने वाले होते हैं, जिनकी जो रेक्टम होती है या एनस का एरिया जो होता है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, या दबाव होता है ज़्यादा, ठीक है ना, मुसलसल बैठने की वजह से, तो उन लोगों में यह मसला ज़्यादा होता है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और एक होती है इंटरनल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में ये होता है कि वो ये मक्कत के बाहर की तरफ जो कि वेन्स होती हैं, जो एनस के करीब जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं और उनमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है। इससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, दर्द होता है और जलन होती है बहुत ज़्यादा। और दूसरी किस्म होती है इंटरनल हेमोरॉइड्स, और इसके अंदर ये होता है कि जो रेक्टम के अंदर की वेन्स होती हैं वो ज़्यादा फूलती हैं और उसमें जो मक्कत का ढाया होता है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से नरम पहाना भी बाज़ का जो है वो मुश्किल से गुज़रता है, और उसमें मरीज़ को आमतौर पे ये एक्सटर्नल जो पाइल्स होती हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। लेकिन अगर ये ज़्यादा फूल जाएं या ज़्यादा इसका वेन जो हैं वो ज़्यादा स्वेल हो जाएं तो फिर मरीज़ को बहुत दर्द भी होता है, जलन भी होती है और उससे बैठना भी मुश्किल होता है बाज़-औक़ात। और पहाना सख्त जब आता है तो उस वक्त तो दर्द होता ही होता है और उसके साथ ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि नरम पहाना भी जब मरीज़ को आता है तो उसको शदीद दर्द होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं। तो आम तौर पे इसकी जो कोई स्पेसिफ़िक वजह जो है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे खाने पीने में बद-एहतियाती जो है, स्पाइसेस ज़्यादा लेना या सिटिंग ज़्यादा करना या बैठ के काम करना, वर्जिश ना करना, सेडेंटरी हैबिट जिसको हम कहते हैं ये होना, आराम तलबी की ज़िंदगी जो है वो गुजारना, तो ये बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। और फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर किसी को पाइल्स का मसला है तो वो फिर उसके उस ख़ानदान के जो बाकी अफराद हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये ख़तरा बना हुआ होता है कि किसी वक्त भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे तो 4 में से 3 आदमी जो है उनको ये प्रॉब्लम होता है, और अगर हम ये देखें कि 50 साल की एज में जाकर जो 50% लोग होते हैं उनको किसी न किसी वक्त ये मसला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। हामला औरतें जो होती हैं उनको ये मर्ज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बच्चे का वज़न जो है वो उनकी रेक्टम के ऊपर पड़ता है और वहाँ ब्लड कंजेशन हो जाती है और उसका डाया तंग हो जाता है। उसकी वजह से पहाना जो है वो रगड़ खा के गुज़रता है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। और हैवी वेट उठाने की वजह से वो लोग जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं या जो ज़्यादा वज़न उठाते हैं, तो जब वो वज़न उठाते हैं तो उनकी रेक्टम के ऊपर जो है वो दबाव ज़्यादा जाता है,
फ़ाइबर कम लेने की वजह से भी ये मसला हो सकता है कि अगर कोई आदमी जो है वो फ़ाइबर वाली चीज़ें कम लेता है, सब्ज़ियाँ कम खाता है, फल कम खाता है, तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। दरीना और पुरानी कब्ज़ जो है, दायमी कब्ज़ जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह से ये मसला होता है। और लेकिन इसके साथ अगर किसी को इसहाल आ रहे हैं, उसको डायरिया हो गया है और वो लंबे अरसे तक चलता रहा है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। एज फैक्टर इसमें बहुत काउंट करता है, जिसमें कि उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ जो है वो मक्कत के जो असाब हैं वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो है मर्ज़ पैदा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामत क्या होती हैं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहली तो जो अलामत होती है वो होती है कि खून आता है, बहाने के साथ मरीज़ को खून आता है। और अक्सर औक़ात ये खून जो है ये बहाना करने के बाद आता है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर बहाना सख्त आता है, तो जब वो बहाना ऊपर से गुज़रता है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, कि दबाव डालता है, तो जिसकी वजह से उस जो वेन फुली हुई होती है उससे बहाना गुज़रने से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ब्लीडिंग है वो पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, और कई दफ़ा ये ब्लीडिंग जो है वो बहाने की सिर्फ एक साइड पे लगी हुई होती है, ठीक है ना। और मरीज़ को शदीद दर्द होता है, उससे बाज़ का बैठना मुश्किल हो जाता है, उसको जलन होती है, ख़ारिश होती है, और बाज़ का ऐसा होता है कि मक्कत से जो म्यूकस वगैरह होती हैं वो लीक होती रहती हैं, मरीज़ का बहाना बाज़ का लीक होता रहता है। तो इस तरह की इसमें कुछ जो हैं वो अलामत होती हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मरीज़ को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, उसको फ़ाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, उसको फल ज़्यादा खाना चाहिए, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, और ज़्यादा देर तक बैठ के काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई मरीज़ ऐसा है जिसका काम इस तरह का है कि उसको ज़्यादा सिटिंग करनी पड़ती है, तो उसको चाहिए कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के थोड़ा सा चल फिर ले या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले, ताकि उसके जो रेक्टम के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ जो ब्लड कंजेशन हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद मरीज़ को बहाना करने के लिए ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए। अब बाज़ का ऐसा होता है कि जो लोग बैठ के काम करने वाले होते हैं उनकी जो मक्कत के मसल जो होते हैं वो लूज़ हो चुके होते हैं, और वो बहाने को तेज़ी से एक्सपेल नहीं कर सकते, तो वो बहाना उनका आस्ता आस्ता नीचे आता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़ोर ना लगाएं बहाना करते हुए। अगर उनको हाजत हुई है, वो वॉशरूम में गए हैं, अगर उनको बहाना नहीं आ रहा तो वो ज़्यादा देर वहाँ इंतज़ार ना करें, उठ के वापस आ जाएं और कुछ देर के बाद दोबारा से जाके जो है ना वो बहाना करें। फिर ऐसा होता है कि मरीज़ को हाजत अगर हुई है तो उसको हाजत को रोकना नहीं चाहिए। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो कहीं गपशप में लगे हुए हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं और उनको अर्जिंग फ़ील हुई है, तो लेकिन वो उठते नहीं हैं, वो कहते हैं चलो अच्छा जी थोड़ी देर ठहर के चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हाजत को रोकना नहीं चाहिए, फ़ौरी तौर पे आपको वाशरूम जाना चाहिए ताकि आप बहाना जो है उससे फ़ारग हो सकें। तो यानी एक बात ये याद रखनी है कि टॉयलेट में बैठ के आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना और हाजत को नहीं रोकना, ठीक है ना। तो ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएँ, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बाज़ लोगों की आंतड़ियाँ जो होती हैं वो पानी ज़्यादा जज़ब करती हैं, ठीक है, और उनका स्टूल जो है, बहाना जो है वो रेक्टम में जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और जूस पिएँ ज़्यादा, फल ज़्यादा खाएँ और एक्सरसाइज ज़्यादा करें और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें, चावल ना खाएँ। इस तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आप काफ़ी हद तक जो है वो इस मर्ज़ से बच सकते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो होम्योपैथी में 450 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो बवासीर के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो मुख्तलिफ़ अलामात के साथ और मरीज़ के मजाज को देखते हुए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन जो है और वो बग़ैर अलामत के इस्तेमाल नहीं होती। जिस मेडिसिन की अलामत मरीज़ की अलामत से मिलेंगी उसी से उसको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मरीज़ को ऑनलाइन जो है वो 1-2 मेडिसिन बता देते हैं कि जी आप ये मेडिसिन खा लें,
तो उससे क्या होता है कि मरीज़ का केस जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूँ कि आप खुदारा ऐसा ना करें, ख़ुद इलाजी ना करें और ऐसे एक मेडिसिन जो बताई हुई है उसके ऊपर आप अपना ट्रीटमेंट ना स्टार्ट कर दिया करें या ख़ुद से मेडिसिन ना लिया करें। तो ये 450 मेडिसिन जो हैं, इनमें से डॉक्टर का काम है कि वो मरीज़ के लिए एक मेडिसिन जो है वो चूज़ करे। तो आज यहाँ ज़िक्र करने के लिए जिस मेडिसिन का मैंने इंतखाब किया है उसको कहते हैं एरेलिया रेसिमुसा। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ज़माना कदीम से सांस के मर्ज़ के लिए, दमे के लिए, खांसी के लिए और रेस्पिरेटरी आर्गन के लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत पॉपुलर है और बहुत अरसा दराज से इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद इस मेडिसिन का जो है फेफड़ों पे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे और जो रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर जो वेन्स हैं उसके ऊपर इस मेडिसिन का बहुत ही एक ज़बरदस्त असर है और ये बवासीर की एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन शर्त ये है कि इसकी अलामत जो हैं वो मरीज़ की बॉडी के टोटल जो सिम्पटम है उनके साथ मिलती हो। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को एस्थमा का प्रॉब्लम है, अगर किसी बंदे को उसकी फेफड़े उसके किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उसको टीबी का नक्स है और उसके साथ साथ अगर उसको पाइल्स का मसला है, उसको बवासीर का मसला है, तो ये मेडिसिन उसके लिए उसको बहुत फ़ायदा दे सकती है, ठीक है ना। इसके अंदर ये होता है कि रेक्टम के अंदर ब्लड कंजेशन होती है, रेक्टम अंदर से फूली हुई होती है, सूजी हुई होती है। इंटरनल हेमोराइड के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें ये होता है कि नरम पहाना जो होता है वो भी बड़ी मुश्किल से खारिज होता है, क्योंकि मक्कत का जो डाया होता है वो अंदर से कम हो चुका होता है वेंस की स्वेलिंग की वजह से, उनके फूलने की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए जो नरम बहाना होता है वो भी बड़ी मुश्किल से और ज़ोर लगा के खारिज होता है। इसमें मरीज़ को इसहाल भी आते हैं, इसमें मरीज़ को कब्ज़ भी होती है और बहाना करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसकी एक ख़ास सिम्पटम की अलामत जो है वो ये है कि इसका दर्द जो है वो रेक्टम से पेट की तरफ आता है। ये इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका सिम्पटम है। मक्कत के जो असाब हैं वो ढीले हो जाते हैं और जब मरीज़ बहाना करने के लिए हल्का सा ज़ोर लगाता है तो रेक्टम जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, आंतड़ी जो है वो बाहर आ जाती है, जिसको आप कांच निकलना भी कहते हैं, खरूज मक्कत भी कहते हैं और उसको परलैप्स हो जाती है रेक्टम जो है। इस तरह की इसमें कुछ अलामत होती हैं। तो नाज़रीन, मरीज़ को चाहिए कि वो अपने सिम्पटम जो हैं वो किसी अच्छे डॉक्टर को बताए और अपना इलाज जो है किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए। बवासीर में एक और चीज़ है कि जो रेक्टम की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कंडाइलोमेटाज होते हैं, इसके अंदर मोके वगैरह बन जाते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐसी होती हैं, वाट्स वगैरह होते हैं इसके इर्द गिर्द। तो उसको बवासीर के साथ जो है ना गड़बड़ नहीं करना चाहिए। इसकी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो बज़ाहिर बवासीर लगते हैं, जैसे फिस्टुला है, वो कुछ लोगों को ये होता है कि जी हमें बवासीर जो है वो है, लेकिन उनको बवासीर नहीं होती, लेकिन उनको फिस्टुला का मसला होता है। तो कई एक अमराज़ हैं जो बवासीर से मिलते जुलते हैं। तो ये एक डॉक्टर जो है वो डायग्नोज कर सकता है कि आपको बवासीर है या कोई और प्रॉब्लम है। तो नाज़रीन, खुश रहिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।